नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर ने लिख कर भेजी है, जिनका नाम नीलाक्षी है। ये घटना उनकी एक दोस्त के साथ घटी थी, जिनका नाम नंदिता है। तो आइए अब ये कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम नंदिता है और मैं रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। ये घटना उस समय की है जब मैं भोपाल में पढ़ने के लिए आई थी। साल था 2018। मेरी कोचिंग उस हॉस्टल से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए मैंने वहीं रुकने का फ़ैसला किया। हॉस्टल कोई नया नहीं था, बल्कि कई साल पुराना था, लेकिन अंदर जाने पर माहौल मुझे सही लगा। मुझे कमरा नंबर 2 दिया गया। ये कमरा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर था और ठीक कोने में बना हुआ था। मैं ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं थी, हालांकि मुझे हॉरर मूवीज़ और स्टोरीज सुनने का शौक तो था, मगर मैं इन सारी चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेती थी। मेरी शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य बीते। मैं अपनी रूममेट प्रियंका के साथ जल्दी घुल मिल गई थी। हॉस्टल की बाकी लड़कियां भी बहुत अच्छी थी, पर एक अजीब बात थी। रात के समय कोई भी ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रुकता था। 9 बजे के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते, तो मुझे यह देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अचानक मेरी नींद खुली। मुझे हल्का सा झटका लगा। जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। पूरा हॉस्टल गहरे सन्नाटे में डूबा था। कमरे में मेरी रूममेट प्रियंका मेरे पास ही सो रही थी, लेकिन तभी मैंने कुछ सुना। कहीं से धीरे धीरे किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। ये कोई जोर जोर की रोने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि सुबकने जैसी आवाज़ थी, जो बहुत धीमी और फटकी हुई लग रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि कोई लड़की होगी जो किसी वजह से उदास होकर रो रही होगी, लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो एक अजीब एहसास हुआ। ये आवाज़ बिल्कुल धीमी थी, जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर गलियारे के कोने में बैठकर सिसक रहा हो। मेरा गला सूखने लगा। मैं कुछ देर तक यूं ही लेटी रही, सोचती रही कि क्या करूं। फिर मैंने धीरे से हिम्मत जुटाई और बिस्तर से उठी। मैं चुपचाप से दरवाजे की ओर बढ़ी और हल्के हाथ से कुंडी खोली। जैसे ही मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, बाहर का गलियारा अब मेरी आंखों के सामने था। मैंने धीरे से बाहर झांका, पर गलियारे में कोई भी नहीं था। मैंने एक बार दाएं देखा, फिर बाएं, पर हॉस्टल की गलियारा बिल्कुल सुनसान था। सारी लाइट्स बंद थी, बस कहीं कहीं से हल्की रोशनी छन कर आ रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अब मेरे दिल में हल्की घबराहट होने लगी। शायद ये मेरा वहम था, शायद मैं नींद में कुछ गलत सुन रही थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गई, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। पर प्रियंका गहरी नींद में आराम से सो रही थी। फिर जागते जागते मुझे कब नींद लग गई मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये आवाज़ अगली रात फिर से आई। अब ये रोज की बात हो गई थी। हर रात ठीक 2:30-3 बजे के करीब वही धीमी धीमी सिसकियाँ, वही दर्द भरी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगती। मैं जितना इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, मेरा डर उतना ही बढ़ता जाता। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन जब ये हर रात होने लगा तो मुझे सच में डर लगने लगा। आखिर ये आवाज़ थी किसकी? क्या कोई सच में रोता था या सिर्फ मेरी सोच थी? एक दिन हिम्मत करके मैंने प्रियंका से इस बारे में पूछ लिया। प्रियंका, तुझे कभी रात में रोने की आवाज़ सुनाई दी है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। प्रियंका ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, बस अनदेखा कर दिया, जैसे उसने सुना ही ना हो। लेकिन जब मैंने जिद की और बार बार पूछा तो वो झुलझुलाकर बोली, तू इन सब चीज़ों में मत पड़ नंदिता, बस रात में ज़्यादा देर तक बाहर मत रहा कर। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिससे मेरे अंदर और भी डर बैठ गया। वो कुछ छिपा जरूर रही थी। इसी बीच मेरी हॉस्टल की सीनियर नेहा दीदी से मेरी दोस्ती हो गई। वो मुझसे बड़ी थी और काफ़ी समझदार भी थी। एक दिन
उन्होंने मेरी बेचैनी को भांप लिया। शायद मेरे चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, नंदिता, इस हॉस्टल में कुछ सही नहीं है, खासकर तेरे कमरे के आसपास। बहुत साल पहले यहाँ पर एक लड़की। लेकिन तभी हमारी एक दूसरी सीनियर वहां आ गई। उसने नेहा दीदी को घूर कर देखा और सख्त लहजे में बोली, तुझे कितनी बार कहा है ये सब बातें हर जगह मत फैलाया कर, चल यहां से। उसने फिर नेहा दीदी का हाथ पकड़कर अपने साथ खींच कर ले गई। वो उसके आगे मुझसे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि कुछ बहुत बुरा जरूर है। पर मुझे अब इस हॉस्टल के राज का पता लगाना ही था, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि सारी पुरानी चीजें स्टोर रूम में रखी जाती हैं, शायद मुझे वहां से कुछ सबूत मिल जाए। फिर मैं चुपचाप मौका देखकर वहां गई और सारा सामान टटोलने लगी। तभी मुझे एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, जो पढ़ने में अब नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने पन्ने पलटे तो मेरी रूह कांप उठी। डायरी के बीच के पन्नों पर लिखा था, मुझे हर रात रोने की आवाज सुनाई देती है, कभी दरवाजे के बाहर, कभी बाथरूम में, कभी लगता है कोई मेरे पास बैठकर रो रहा है, लेकिन जब देखती हूं तो वहां कोई नहीं होता। कल रात मैंने कुछ देखा था, कोई खिड़की से अंदर झांक रहा था, लेकिन यहां तो मेरी खिड़की तीसरी मंजिल पर है। ये पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे समझ आ गया कि जो मेरे साथ हो रहा है वही पहले भी किसी के साथ हो चुका है। लेकिन इस लड़की का क्या हुआ? वो गई कहां? अब मैं बुरी तरह डर चुकी थी, पर मैं फिर भी सच का पता लगाना चाहती थी। मैंने ठान लिया था कि आज रात मैं बाहर जाकर देखूंगी कि रोने की आवाज आखिर आती कहां से है। रात के 2:45 फिर से वही आवाज आई। मैं आज रात के लिए तैयार थी। मैं फिर तुरंत बिस्तर से उठी और धीरे से दरवाजा खोला। गलियारा एकदम सुनसान था। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और आगे बढ़ी। आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। कोई हल्के हल्के रो रहा था, जैसे बहुत दर्द में हो। आवाज मुझे हॉस्टल के बाथरूम की तरफ से आती महसूस हुई। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मैं बाथरूम के पास पहुंची, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था कोई इसे बाहर से भी सुन सकता है। फिर मैंने धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोला, पर अंदर कोई नहीं था। लेकिन नल चालू था और वॉश बेसिन में पानी भरा हुआ था। उसमें हल्के हल्के लाल छींटे दिख रही थी, जैसे खून की बूंदें हो। मुझे पसीना आने लगा, मेरी सांसें तेज हो गई। ये खून यहां कैसे आया? कोई तो था यहां, मैंने सोचा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। एक पल के लिए मेरा शरीर सुन्न हो गया, सांस मेरे अंदर ही अटक गई। मैंने बहुत धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। पैर मेरे कांप रहे थे और तभी मेरी नजर शीशे पर पड़ी और शीशे में जो दिखा मुझे, जैसे ही मैंने शीशे में देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शीशे में एक लड़की मुझे खड़ी दिखाई थी, लेकिन वो मैं नहीं थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से बहुत बड़ी थी। उसका चेहरा हल्का नीला था और उसके गले पर एक गहरे जख्म का निशान था। वो धीरे धीरे मुझे मुस्कुराकर घूर रही थी। मैं घबराकर चीख पड़ी और भागकर अपने कमरे में आ गई। मेरे कमरे में घुसते ही प्रियंका की नींद टूट गई। वो मुझे घबराया हुआ देखकर मेरे पास आई और मुझे शांत कराने लगी। फिर उसने मुझे पानी पीने को दिया और उसके पूछने पर मैंने उसे सारी घटना साफ साफ बता दी। फिर उसने बोला, सुबह होने दो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। फिर रात भर हम दोनों को नींद नहीं आई। अब इस बात को छिपाना बहुत मुश्किल था। मैंने अगली सुबह यह पूरी बात जाकर नेहा दीदी को बताई। फिर उन्होंने तुरंत जाकर हॉस्टल वार्डन को जानकारी दी। फिर जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था।
वार्डन ने तुरंत अपने खास साधु महात्मा जी को बुलाया, जो पहले भी इस हॉस्टल में पूजा करा चुके थे। महात्मा जी आए और पूरे हॉस्टल का निरीक्षण करने लगे, और जब उन्होंने कमरा नंबर 7 के दरवाजे को छुआ तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर उन्होंने कहा, यह आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हुई है, इसे चैन नहीं मिल पाया है। अगर इसे खुला छोड़ दिया गया तो ये ऊर्जा और शक्तिशाली होती जाएगी। फिर कहीं जाकर मुझे नेहा दीदी ने सारी बात बताई कि कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जो कमरा नंबर 7 में रहती थी। किसी को नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। तब से उसकी आत्मा इस हॉस्टल में भटकती है। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि क्या उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? फिर नेहा दीदी बोली, नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास समय समय पर सबको कराती रहती है। इसके बाद फिर उन साधु महात्मा ने पूरे कमरे में विशेष पूजा करवाई, और जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, कमरे में एक तेज चीख गूंज उठी। ऐसा लगा जैसे कोई पूरी तरह तड़प उठा हो। इसके बाद महात्मा जी ने हॉस्टल प्रशासन को आदेश दिया, इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दो। जल्द से जल्द इसके बाहर एक पक्की दीवार खड़ी कर दो, ताकि यह हमेशा के लिए इसी में दफन हो जाए। भूल जाओ कि यहाँ कभी कोई कमरा हुआ करता था। फिर उसी वक्त सारा इंतजाम करके देखते ही देखते कुछ घंटों में वहाँ एक पक्की दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन अब मेरा यहाँ रहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने अपने घर में फ़ोन किया और मम्मी को बीती सारी घटना बताई। फिर मेरे भैया रात 8 बजे के करीब मेरे हॉस्टल पहुँचे। फिर मैं उनके साथ अपने घर वापस आ गई। फिर अच्छी जगह सेटलमेंट करने के बाद 10 दिन के अंदर ही मैं वापस से भोपाल आ गई, क्योंकि इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकती थी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।